बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू सवाल। मैं हूँ बैरिस्टर एहतिशाम अमीरुद्दीन। यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से PDM ने आज आज़ाद कश्मीर में मुज़फ़्फ़राबाद में जलसा किया और दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर साहब ने वहाँ पर जलसा किया। और ये जो अभी मोन्टाज आप देख रहे थे, मेरी टीम ने बनाया, बड़ा इंप्रेसिव है और मुझे बड़ी खुशी हुई देख के। अगर सिर्फ इस मोन्टाज को देखें तो लगता यह है कि हमारी जितनी भी सियासी जमातों की लीडरशिप है, उन्होंने बड़े ज़बरदस्त तरीके से यौम यकजहती कश्मीर मनाया है और उन्होंने एक पेज पर आकर कश्मीर के हवाले से आवाज़ उठाई है। लेकिन अगर आप पूरी तकरीर सुनिए तो मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि हकीकतन ऐसा नहीं था। प्राइम मिनिस्टर साहब ने ओवरऑल जितनी भी तकरीर की वो मैंने सुनी, वो ज़्यादातर यूनाइटेड नेशंस को एड्रेस कर रहे थे और मोदी को एड्रेस कर रहे थे। लेकिन आखिर में उन्होंने भी इंटरनल पॉलिटिक्स के हवाले से एक स्टेटमेंट दिया और दूसरी तरफ PDM के लीडरान की जितनी भी तकरीरें थीं वो तकरीबन सारी इंटरनल पॉलिटिक्स के हवाले से थी और 1, 2, 3 जुमले कश्मीर के हवाले से थे। दुख इस वजह से होता है कि कश्मीर जो है वो एक तहरीक का नाम है, कश्मीर जो है एक जद्दोजहद का नाम है, कश्मीर जो है वो जुल्म के खिलाफ लड़ाई का नाम है। अगर आप नस्ल कुशी के खिलाफ हैं, जेनोसाइड जिसको इंटरनेशनल लॉ में कहते हैं, तो फिर आप कश्मीर की बात करते हैं। अगर आप रेप के खिलाफ है तो आप कश्मीर की बात करते हैं। अगर आप रियासती दहशतगर्दी के खिलाफ है तो आप कश्मीर की बात करेंगे। अगर आप कत्लो गारत के खिलाफ है तो आप कश्मीर की बात करेंगे। अगर आप हक खुद इरादियत को मजरू करने वालों के खिलाफ हैं तो आप कश्मीर की बात करेंगे। अगर आप आज़ादी इजहार राय को सल्ब करने वालों के खिलाफ हैं तो आप कश्मीर की बात करेंगे। और आज 5 फरवरी जो कि यौमी यकजहती कश्मीर था, मेरे ख्याल में आज के दिन सिर्फ इन चीजों पर बात होनी चाहिए थी और हिंदुस्तान को एक मैसेज जाना चाहिए था क्लियर that we are all united when it comes to Kashmir. We can rise above petty politics and differences when it comes to Kashmir. लेकिन आज भी हमने बहुत ज्यादा सियासी बातें की हमारी लीडरशिप ने। अफसोस इसलिए होता है कि कश्मीर इज नॉट अ टूल फॉर यू टू यूज फॉर योर पॉलिटिक्स। कश्मीर लाखों लोगों की सरजमीन जो 73 साल से जंग आज़ादी लड़ रहे हैं, उन्हें अगर आपसे कुछ उम्मीद है तो ख्याल करें ना। आज आप गवर्नमेंट को कह रहे हैं कि कोई पॉलिसी नहीं कश्मीर के हवाले से। जब आप गवर्नमेंट में थे, आपने कितनी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की, आपने कितने थिंक टैंक्स कायम किए, आपने कितनी इंटरनेशनल बॉडीज से राब्ता किया, इंटरनेशनल लॉ की एप्लीकेशन और इंटरप्रिटेशन के हवाले से मसला कश्मीर को कितना सोचा, कितना उसके ऊपर काम किया। 365 दिन होते हैं एक साल में, आप 364 दिन सियासत पे बात करें लेकिन एक दिन सिर्फ कश्मीर पे बात करें। ये मेरी रिक्वेस्ट है और मैं समझता हूं कि ये पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम के दिलों की धड़कन है। आज़ाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर के अवाम के दिल की धड़कन तो है, लेकिन ये पाकिस्तान के भी 22 करोड़ अवाम के दिल की धड़कन है। अच्छी बातें जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने की वो सारा दिन आप सुन रहे थे। एक बात जो उन्होंने NRO के हवाले से लोकल पॉलिटिक्स पे किया, मजबूरी है, दिखाना पड़ेगा, वो क्या कही सुन लीजिए। ये जो मुजफ्फराबाद में सब जमा हुए हैं, आज मैं इधर से सुन ले मेरी बात कि आपने लॉन्ग मार्च करनी है, बेशक लॉन्ग मार्च करें। आपने लॉन्ग मार्च जिधर भी करनी है, मैं आपकी मदद करूंगा आप करने के लिए। लेकिन अगर आप उल्टा भी लटक जाए, नारो नहीं दूंगा। इसी तरह जलसे में मुजफ्फराबाद में मरियम नवाज साहिबा ने भी कश्मीर पर बात करनी थी जो कि बहुत कम की, सेनेट इलेक्शंस पर ज्यादा बात की। क्या बात की, ये भी सुन लीजिए। आजकल हमारी जमात को फोन आते हैं, इमरान खान के बड़ों की तरफ से फोन आते हैं और हमें कहा जाता है आपकी बड़ी मेहरबानी, जो सेनेट में लेजिस्लेशन होनी है शो ऑफ हैंड्स के जरिए या ओपन बैलेटिंग के लिए, उसमें इमरान खान का साथ दे दो, आपको अल्लाह का वास्ता है। आपके बहादुर लीडर ने ये जवाब दिया, हमारी सेनेट की सीटें जाती हैं तो जाएं, इस जाली हुकूमत के साथ बैठ के हमने कोई काम नहीं करना। तो ये वो बातें जो हम सुनते रहते हैं, लेकिन अफसोस है कि हमें आज भी सुननी पड़ी हैं। और आज जबकि, और मुझे लगता है कि सियासतदान जितने भी होते हैं ना, ठीक है बहुत सारे अच्छे लोग भी होते हैं सियासत में, बहुत अच्छे लोग होते हैं, लेकिन अक्सर औकात सियासतदान मुख्तलिफ मसाइल के हल का लारा देते हैं अवाम को इक़्तिदार में आने के लिए।
तो छोटे मोटे लारे चले आप दे लें, लेकिन ये बड़ा सेंसिटिव कॉज है, इसके ऊपर पॉलिटिक्स नहीं खेलनी चाहिए। अपने पैनल का तारुफ कराता हूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सरदार लतीफ़ खोसा साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से शाइस्ता परवेज़ मलिक साहिबा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सदाकत अली अब्बासी साहब। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं गवर्नमेंट से। सदाकत अली वाइस साहब, मुझे बताइएगा, बहुत तनकीद हो रही है आप लोगों पे। ऑपोजिशन ये कहती है और आज मरियम नवाज साहिबा ने ये कह दिया कि जब जब सकूत कश्मीर के अल्फाज कहे जाएंगे तो इमरान खान का नाम साथ आएगा। आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे ऑपोजिशन के इस क्रिटिसिज्म को? शाम साहब, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आज यौम यकजहती कश्मीर है और मैं गवर्नमेंट की तरफ से और पाकिस्तानी आम लोगों की तरफ से और अपने हल्के की तरफ से बॉर्डर के उस पार कश्मीरियों को ये पैगाम देता हूँ कि आपकी जद्दोजहद हक़ को सच पे है और इंशाअल्लाह हर पाकिस्तानी का दिल आपसे धड़कता है और हम आपकी हर तरह से आपकी जो ये हक़ के खुद इरादियत का जो आपका ये जो हक़ है और जो आपका ये डिमांड है, ये तकाज़ा है, इसके साथ खड़े हैं और इंशाअल्लाह आप जद्दोजहद करें, इंशाअल्लाह कश्मीर आज़ाद होगा और आप एक दिन आज़ाद फ़ज़ाओं में सांस लेंगे। जहाँ तक बात है कि ऑपोजिशन की, ज़ाहिर है ऑपोजिशन और गवर्नमेंट ने सरवाइव करना होता है और ऑपोजिशन अपने आप को अलाइव रखने के लिए और अपने आप को सियासी प्लेटफॉर्म पे ज़िंदा रखने के लिए कुछ ना कुछ बेचारे करते हैं। जो कुछ उनका पिछले 3-4 महीनों से हाल हुआ है, अब तो वो सिर्फ मेरा ख्याल है गुजारा करना चाहते हैं। और आज चूँकि आइंदा आने वाले वक्तों में कश्मीर में इलेक्शन भी है तो उनको एक अच्छा मौका था, चलें उन्होंने आके बात की, हम उनको इन तमाम इस तरह की जो उनकी कोशिशें हैं, अगर वो आके जलसा करते हैं और कोई बात करते हैं तो सुनेंगे, उनका हक़ है। लेकिन उनकी राह कुछ नहीं है पॉलिटिकली उनके पास जो वो करें। ना तो वो इमरान खान साहब को दबाव डाल सकें कि अपने लिए कोई माफ़ी जो उनका मेन मकसद है वो करें, ना जो इससे पहले उन्होंने सियासत की 30 साल। एक ने कहा कि जरदारी साहब बहुत करप्ट हैं, दूसरे ने कहा कि नवाज शरीफ मुआशी दरिंदा है। वो आज दोनों इकट्ठे होके उनकी सारी जो माजी की तकारीर थी उन पे उन्होंने पानी फेर दिया। फिर जो पिछले 3 महीनों में उन्होंने ये धमकियाँ दी, ये तारीखें दी, वो तारीखें भी गुजरती गईं। फिर जो उन्होंने अपने टारगेट्स दिए थे कि पहले टारगेट था कि जी हमसे कोई दुश्मनी नहीं है, हमसे लाने वालों को है, उसके बाद हमारे से दुश्मनी होगी, फिर नालायकी से होगी, फिर इलेक्शन धांधली पे होगी और अब उनकी सारी तहरीक जो है वो महंगाई पे आ गई है। तो उनके गोल पोस्ट भी बदल रहे हैं और उनको हर अगले दिन नाकामी भी हो रही है और अवामी साथ भी कम हो रहा है। लेकिन इसके बावजूद हम उनको वेलकम करते हैं। हर वो जेन्युइन पॉलिटिकल एक्टिविटी जो वो करेंगे उसमें गवर्नमेंट उनको पूरी तरह ओपन एंड फ्री हैंड देगी। वो अपने आप को सियासत में जिंदा किए और अपने आप को रेलेवेंट रखने के लिए जो करें हम उनका हक समझते हैं। सरदार लतीफ़ खोसा साहब, फरमाइएगा क्या कहिएगा? आप एक सीनियर पॉलिटिशियन भी हैं, सीनियर लॉयर भी हैं और इंटरनेशनल लॉ के हवाले से भी आपकी समझ बूझ है। मसला कश्मीर में मैं चाहता हूँ ज़रूर आप थोड़ी सी बात पहले कीजिए, उसके बाद पॉलिटिक्स पे भी ज़रूर रिस्पॉन्ड कीजिए। देखें, हमारी पार्टी जो है वो तो हमारे वजूद में ही कश्मीर इशू पर आई है बेसिकली। अगर आप देखिएगा शहीद बाबा जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने तो जो इस कश्मीर के इशू को जिस अंदाज से उन्होंने लिया था और अगर ताशकंद में भी उनकी अलहदगी हुई थी तो वो भी इसी बात पर हुई थी कि एक उस वक्त के बहुत बड़े जाबिर आमिर ने वहाँ जो है जीती हुई जंग एक किस्म की हार दी थी। और फिर जब शहीद बाबा जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने यूनाइटेड नेशंस में तकरीर की थी तो उसमें भी उन्होंने कहा था कि वी आर फाइटर्स बिकॉज वी आर मुस्लिम्स एंड वी विल फाइट फॉर 1000 years इवन इफ वी हैव टू ईट ग्रास। और कश्मीर हमारी शाहरग है, कश्मीर पर कोई हमारा जो है इख्तलाफ राय किसी भी जमात का आपस में ना है, ना हो सकता है, ना कभी होगा। तो इसलिए कश्मीर के लिए तो देखें, ये तो तकमील पाकिस्तान ही नहीं हुई है जब तक कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनता। ये पाकिस्तान की शाह रग ही नहीं है, पाकिस्तान की लाइफ लाइन है। अगर आप देखें तो हमारे दरिया जो हैं वो ज्यादातर कश्मीर ही से माखज है उनका। और हिंदुस्तान के बदकिस्मती है कि 1962 का इंडस बेसिन ट्रीटी एक जो है अयूब खान साहब कर गए जिसमें 3 दरिया बदकिस्मती से हिंदुस्तान को बेच दिए गए और उससे जो है हमारे जो बाकी के दरिया या पानी है वो भी जो है हिंदुस्तान जब चाहता है तो उसको जो है हमारी खींच लेता है पानी और जब चाहता है वाफिर आता है तो हमारे दरियाओं में छोड़ता है और हमारे सैलाब यहाँ सारे आ जाते हैं।
हैं। तो ये एक ऐसी जगह है जो कश्मीर है जहाँ 70% जो है मुसलमानों की आबादी है और जेनोसाइड किया जा रहा है वहाँ। अगर आप देखें तो लिटरली कश्मीर दुनिया की सबसे बड़ी एक जेल बना दी गई है। और मुझे हैरत होती है कि दुनिया का ज़मीर क्यों नहीं जागता है जब पैलेट गन से हमारे कश्मीरी निहत्ते बच्चों को, नौजवानों को, औरतों को, बुजुर्गों को और हमारी माओं बहनों के साथ जब इस तरह से उनको कत्लो गारतगरी की जा रही है, उनको अंधा किया जा रहा है, उनको पाबा सलासल किया जा रहा है, उनके पास कोई जो है वो इंटरनेट की सहूलत उनको नहीं मुयसर आई है, बैनुल अक़वामी तौर पर उन्हें मुनक़ते करके घरों में मैसूर कर दिया गया है, वो अपनी इबादत गाहों में नहीं जा सकते हैं और हजारों की तादाद में हमारे कश्मीरी शहीद हुए। देखें पाकिस्तान का तो हर बच्चा जो है अपनी खून का आखिरी कतरा भी बहाने को तैयार है कश्मीर की जिद्दोजहद, उनकी आज़ादी के लिए, और उनकी इस आवाज़ को जो है हम बिल्कुल नहीं दबाने देंगे। तो इसलिए जब बाबा शहीद ने इस इशू को लिया था और फिर जब आप देखें कि कश्मीर में भी जब बाबा शहीद पिंकी अपनी बेटी को लेकर यानी गए थे, बीबी शहीद उस वक्त बच्ची थी पिंकी उनको कहते थे, और उस वक्त लेकर गए थे, उस वक्त भी उन्होंने जो है कश्मीर के इशू को दोबारा उजागर किया था। और अगर तसलसल से देखें करारदादें भी तो यूनाइटेड नेशंस की करारदादें गई हैं। ये तो हिंदू एक ऐसा जो है उसने नेहरू ने जो एक धोखा किया, मैं समझता हूँ धोखा किया, बैनुल अक़वामी तौर पर बरादरी से भी धोखा किया, पाकिस्तान से भी धोखा किया। अगर उस वक्त हम जो है सीज फायर न करते तो यकीन कीजिएगा कि हमने कश्मीर को हमारे जो लश्कर थे, हमारे जो कबायली थे, हमारे जो बिल्कुल ठीक है, आपने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की और तारीखी पस मंजर में बताया। मैं शाइस्ता परवेज मलिक साहिबा के पास जाना चाहूँगा। शाइस्ता साहिबा, जो मैंने इंट्रो में भी बात की, मेरा सवाल आपसे भी वही है कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि वैसे तो हमें पूरा साल इसके ऊपर काम करना चाहिए कौम की हैसियत से, और कश्मीर की आज़ादी के हवाले से जो भी पॉलिसी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की, मैं ये सुनना चाहता हूँ मरियम नवाज साहिबा की ज़बान से कि वो क्या है, वो पॉलिसी क्या है कश्मीर के हवाले से PMLN की। पीपल्स पार्टी बिलावल से मैं सुनना चाहता हूं कि उनकी क्या पॉलिसी है, इमरान खान से मैं सुनना चाहता हूं उनकी क्या पॉलिसी है। लेकिन जब 5 फरवरी एक दिन आता है 365 दिनों में से, जिसमें यौमी यकजहती कश्मीर के हवाले से हमने अपना जज्बा जो है उसको दोबारा जो है रिवाइव करना है, तो उस दिन भी इंटरनल पॉलिटिक्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया जी। देखिए, सबसे पहले तो मैं जद्दोजहद कश्मीर को और अपने तमाम उन शहदा को, गाजियों को, उन माओं बहनों बेटियों को, बुजुर्गों को सलाम पेश करना चाहती हूँ जो अपने खून से तारीख लिख रहे हैं। और आपने बात सही की। देखें, इस वक्त जो सबसे ज़्यादा अफसोस का मुकाम है वो ये है कि मौजूदा हुकूमत इस मौके पर भी अपनी कौम को और पार्लिमान को इकट्ठा ना कर सकी, और जो माहौल होना चाहिए था असेंबली में वो ना हो सका। और जो हमेशा एक यूनानिमस रेजोल्यूशन आता है कौम के पूरे तमाम दुनिया के लिए असेंबली से, वो इस दफ़ा नहायत अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि हम वो भी ना पेश कर सके। मुझे अफसोस है कि देखें, ये मैं किसी भी जमात को ये नहीं कह सकती कि उसके दिल के नज़दीक कश्मीर कॉज नहीं है। मरियम बीबी ने भी कहा है कि हमारा दिल और जान कश्मीरियों के साथ धड़कता है। और देखें, माजी में जो कुछ पॉलिसीज़ अभी खोसा साहब भी बता रहे थे, और जो मैं भी कह सकती हूँ कि जो मियाँ नवाज शरीफ ने भी जद्दोजहद की, जो बुरहानुद्दीन वानी साहब के लिए जो कुछ उन्होंने किया, और जिस तरह वो गए उस इशू को लेके यूनाइटेड नेशंस में, तो सब ने कोशिश की। लेकिन मुझे प्लीज़ मतलब शर्म भी आती है, और मैं ये नहीं कहना चाहती क्योंकि कोई भी जमात के लिए कश्मीर एक बहुत बड़ा है इशू, लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि प्रायोरिटीज़ का फ़र्क है। मौजूदा हुकूमत की प्रायोरिटी में शायद ये नहीं था, क्योंकि कल हम एक जॉइंट रेजोल्यूशन भी ना पेश कर सके, और उसका मुझे अफसोस है। लेकिन माजी में हमारी लेकिन मेरी गुजारिश है कि ये तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सब की है।
शाइस्ता साहब, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की तो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आई एग्री विद यू ऑन दैट, लेकिन ऑपोजिशन की भी है, हमारी भी है, सबकी है। जी बिल्कुल है, बिल्कुल है। लेकिन देखें, ये वो हुकूमत है जो एक समरी एक्सटेंशन की जो चीफ की वो नहीं लिख सक रही थी। तो ये वही हुकूमत है जिसको कल सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी पे मतलब कश्मीर का रेजोल्यूशन होना चाहिए था। एक दुनिया को एक जॉइंट पैगाम बड़ा स्ट्रॉन्ग जाना चाहिए था कि अपोजिशन, हुकूमत, तमाम पार्टियां, पूरा पाकिस्तान कश्मीरियों की जद्दोजहद में उनके साथ खड़ा है और उनकी जद्दोजहद में उनको सपोर्ट कर रहा है और हर फोरम। अच्छा, एक सवाल मेरा आपसे, उसके बाद मैं सदाकत अली वासी के पास जाता हूं। जो कंसर्न्स आपने उठाए वो उनसे पूछते हैं। लेकिन कल पीडीएम के 5 घंटे तवील इजलास के बाद पीडीएम ने फैसला किया है कि कौमी असेंबली चलाने में कोई ताउन नहीं करेंगे हम। तो जब ये फैसला करती है पीडीएम की टॉप लीडरशिप कि हम कौमी असेंबली चलाने में गवर्नमेंट के साथ कोई ताउन नहीं करेंगे, तो फिर ऐसे ही होगा ना जी, रेजोल्यूशन नहीं आ सकेगी यूनानिमस कश्मीर पे। देखें तारिक साहब, अगर आप पिछले भी जो है ये पीडीएम ने क्यों फैसला किया, पीडीएम क्यों सड़कों पे आई, पीडीएम क्यों एहतजाज की पॉलिसी अपनाई, जबकि हमने पहले दिन हमारे शहबाज शरीफ साहब ने अपना हाथ बढ़ाया था हुकूमत की तरफ और कहा था कि आइए मिलकर एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी साइन करें, आइए मिलकर कौम और मुल्क की बेहतरी के लिए जो है वो करें। लेकिन देखें, जब आपको कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिलता, जब आपके वुज़रा खड़े होके सिवाय गालियों के और कुछ नहीं कहते, जब आप सिर्फ 2.5-3 साल हो गए हैं, जब इनसे किसी सवाल का जवाब मांगा है तो इन्होंने यही कहा कि चोर चोर चोर, हम एनआरओ नहीं देंगे। देखें, जब आप ऑपोजिशन को दीवार से लगा देते हैं, जब आप ऑपोजिशन का हर लेजिटिमेट फोरम बंद कर देते हैं, जब आप उनको बोलने की इजाजत नहीं देते, जब आप उनके सवालों का जवाब नहीं देते, जब आपकी जो एक न्यूट्रल होना चाहिए स्पीकर को, वो अपनी न्यूट्रलिटी खत्म कर देता है और वो अपने वुज़रा के इशारों पे चलने लगे, तो आप मुझे बताएं कि ऑपोजिशन के पास क्या रास्ता रह जाता है। हमने जब इनसे तावन किया एफएटीएफ में तो इन्होंने बाहर निकल के उसका मजाक बनाया, जब इनको सजेशंस दी, जब इनको, अभी आपको याद है अभिनंदन के मामले में किसी ने कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन शो किया नहीं, क्योंकि वो कौम और मुल्क की सलामती के लिए था। जब कश्मीर के ऊपर बात हुई, जब तमाम पार्टीज के लीडर्स मौजूद थे, हमारे आर्मी स्टाफ आए और एक कुर्सी खाली थी, वो प्राइम मिनिस्टर की थी जो खाली थी। मतलब अगर वो अपोजिशन के साथ बैठना ही नहीं चाहते, फिर गिलगित बल्तिस्तान के इशू पे बात होनी थी, उस वक्त भी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने मुनासिब नहीं समझा। तो देखिए, जब आप ऑपोजिशन के साथ बैठना ही नहीं चाहते, जब आप उनकी बात सुनना ही नहीं चाहते, जब आप उनसे बात करना ही नहीं चाहते, तो मुझे बताएं ऑपोजिशन के पास अब कौन सा रास्ता रह गया है सिवाय इसके कि वो रिटेलिएट करे और सिवाय इसके कि वो सड़कों पे आए और अवाम की अदालत में अपना मुकदमा पेश करे। के बाद कल भी जो हुआ, मैं बैठना नहीं चाहती ऑपोजिशन को, गिला है। ब्रेक के बाद वेलकम बैक टू सवाल। सदाकत अली वासी साहब, शाइस्ता साहब कह रही थी कि गवर्नमेंट ऑपोजिशन को जब दीवार से लगा देगी, उनके साथ बैठना ही नहीं चाहेगी, बात ही नहीं करना चाहेगी, तो फिर ऑपोजिशन के पास और कोई ऑप्शन रह नहीं जाता सिवाय इसके कि वो रिटेलिएट करें। और अब उन्होंने 26 मार्च को ऐलान तो कर दिया है लॉन्ग मार्च या महंगाई मार्च का। अच्छा, शेख रशीद साहब ने भी आज एक बड़ी दबंग किस्म की स्टेटमेंट दी है, सुन ले क्या कहा उन्होंने। बड़े शौक से आए, मैं एज ए वजीर दाखिला, ये मेरी पूरी कोशिश होगी कि हम आपके रास्ते में कोई रुकावटें ना करें, लेकिन अगर आपने कानून को हाथ लिया तो याद रखना, आपसे वो सलूक करूंगा कि तारीख याद रखेगी। जी सदाकत साहब। पहले तो शेख रशीद साहब ने बड़ी वाज़ेह बात की कि आप अगर कानून को हाथ में नहीं लेंगे तो आपको वेलकम करेंगे। इमरान खान साहब ने भी कहा, और अगर ये जो धमकियां देते हैं, अगर कोई भी कानून को हाथ में लेगा तो फिर तो जाहिर है कानून का हाथ बड़ा होता है और बड़ा होना भी चाहिए। रही बात जो इससे पहले कश्मीर के हवाले से हमारी ऑपोजिशन और मरियम साहब ने जो आप बात की कि जी वो उनको 1.5 साल में कश्मीर जाता हुआ नजर आया, मैं इनसे पूछता हूँ कि पिछले 40 साल में हमारे दोनों बहन भाई बैठे हैं, आप मुझे एक अचीवमेंट बता दें कश्मीर के हवाले से। मैं आपको अपनी अचीवमेंट बताता हूँ कि कैसे
जब आप बैरूनी दौरों में डू मोर की डांट खा के आते थे और मियाँ साहब जाके बाहर कहते थे कि हमें अपना घर ठीक करना है, और इसके अलावा कश्मीर पे जुल्म होते थे, कश्मीरियों का खून होता था, और नवाज शरीफ साहब मोदी को यहाँ बुला के तो उसको मिठाइयाँ खिलाते थे और उनको तोहफे भेजते थे, और जब जाते थे तो इतना डरते थे कि हुर्रियत की जो क़यादत है उनसे नहीं मिलते थे, और जाके मोदी से यारियां और कारोबारी और जंदाल को यहाँ बुलाते थे, और डरते हुए बैनुल अक़वामी फोरम पे इंडिया का एक नॉन एजेंट था कुलभूषण यादव, उसका नाम नहीं लेते थे। तो ये सारी बातें आपकी हैं, आपके पास तो दिखाने को कुछ नहीं है। लेकिन जब से इमरान खान आए एक कैंपेन बिल्ड किया है कश्मीर के हवाले से, मोदी के हवाले से, आरएसएस के हवाले से, जो अल्लाह के फजल से दुनिया में मकबूल हो रही है। बड़े बड़े जर्नल्स, बड़े बड़े मैगजीन, बड़े बड़े अखबार अब कश्मीर पे आर्टिकल लिखते हैं, और इंडिया को उस जगह पे हम ले गए जहाँ पे हम थे आज से कोई 3-4 साल पहले। तो ये सारी अचीवमेंट्स है। मैं आपको वो गद्दार नहीं कहना चाहता, लेकिन आप जब यहाँ खड़ा होकर इस तरह की बातें करते हैं जैसे कोई नवाज शरीफ साहब ने तो कश्मीर को पता कर लिया था, सारी नाकामियां, सारा कुछ करने के बावजूद आप बातें मरियम साहब ऐसे करती हैं जैसे इससे पहले कोई जो वो ऑपोजिशन में ही है और आज उनको याद ही है कि उनके बाबा जी ने इस मुल्क के साथ क्या किया। तो बहरहाल मैं समझता हूँ कि जो ये कहते हैं हमें दीवार से लगाया, हमें बिल्कुल दीवार से नहीं, हम आपको बिल्कुल सीने से लगाएंगे। आप सिर्फ एक बात की बात ना करें, असेंबली में आप कभी केसेस की बात ना करें, कभी नैब के मामलात की बात ना करें, कभी वो आप बात ना करें। आप इकोनॉमी पे बात करें, फॉरेन पॉलिसी पे बात करें, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे बात करें, कानून साजी पे बात करें। आपका जो बंदा उठता है उसको नैब ने जुल्म किया, वहां पे पंखे नहीं है, वहां हवा नहीं आ रही, हम मारे गए, हम लुटे गए। वो जो आपने फैक्टर्स में किया, फैक्टर्स में तो आपने हमें लिख के दे दिया एनआरओ, और बार बार जो आप करना चाहते हैं, आपने मुशर्रफ को प्रेशराइज किया, और उससे 2 दफा आपने, एक दफा पीपल्स पार्टी ने, एक दफा नून ने एनआरओ लिया। उसके बाद तो पाकिस्तान में करप्शन हलाल होगी। आप देखें पाकिस्तानी सब करप्शन में काम कर रहे हैं। तो ये सारी बातें, हमारा एहतजाम ऑपोजिशन से कोई इख्तलाफ नहीं है। हम समझते हैं ये माफियाज हैं, हम समझते हैं दोनों पार्टियों ने बेदर्दी से मुल्क को लूटा है। इस बात से कोई हमारा इनका मुआहदा नहीं है। बाकी मुल्क को ठीक करने के लिए भले तकरीरें करें, भले जलसे करें, भले जुलूस करें, हमसे बड़ा ना कोई मूवमेंट कर सकता है, ना आपकी हैसियत है। और लोग आपने अपनी हैसियत देख लिया, सड़कों पे आके आपके पीछे 400-500 बंदा नहीं निकलता। हम लाखों के इज्तिमा करने वालों को आप जैसे लोग डराएंगे अपनी किसी 26 मार्च है कि 26 फरवरी है। आपने इससे पहले जितनी गाइडलाइनें दी सारी नाकाम हुई, ये भी इंशाल्लाह नाकाम होगी, और पाकिस्तान इंशाल्लाह कामयाब होगा, और इमरान खान और पाकिस्तान को ठीक करने वाले शुरू होंगे। चले खोसा साहब, आप जरूर रिस्पॉन्ड कीजिए जो उन्होंने कहा ऑपोजिशन के हवाले से। और आजकल शेख रशीद साहब बड़ी तारीफ कर रहे हैं जरदारी की, आज भी उन्होंने बड़ी तारीफ की अपने हल्के में तकरीर करते हुए जरदारी साहब की, क्या कहा जरा सुन लें। फजलुर रहमान साहब किन बच्चों के घेरे में आ गए, अच्छे भले समझदार हो, और मुझे खुशी है, देखो आसिफ जरदारी कितना बड़ा गुरु निकला है। जमानत कंफर्म, जमानत कंफर्म, कहता है केस भी कराची में भेज दो, कोई इसके खिलाफ शहादत ही नहीं देगा। आज भी सारी पीडीएम खत्म हो सकती है अगर मरियम बीबी को बाहर जाने की इजाजत दे दी जाए। लतीफ खोसा साहब, ये क्या कहानी है? देखें एहतशाम, पहले तो सदाकत अब्बासी साहब की जरा मैं अर्ज करता चलूं, उनकी तर्ज तकल्लुम जरा मुलाजा फरमाइएगा। यही सारी हुकूमत का अलमिया है कि वो ऐसे पिच पर जो है ललकारते हैं कि ऑपोजिशन को धुतकारते हैं। यानी ये इस तरह देखें, जमहूरियत में गवर्नमेंट और ऑपोजिशन ये 2 चीजें होती हैं जिनके बगैर हुकूमत रियासत नहीं चल सकती है, रियासत नहीं चल सकती है, क्योंकि ऑपोजिशन ने भी अवाम के वोट लेकर मुंतखब होकर आए होते हैं। अब अगर अददी बरतरी देखें आप, तो इनकी कोई ऐसी अददी बरतरी नहीं है। मांगे तांगे से सिलेक्टेड को भी फिलहाल एक तरफ रख दीजिएगा, चलें एक लम्हे के लिए मान लें।
अगर वो भी देख लें तो मांगे तांगे की हुकूमत है, इनके पास सादा अक्सरियत भी नहीं है। ऊपर मरकज में भी थोड़ा सा फर्क है और पंजाब में भी कोई इतना फर्क नहीं है। सिंध में हुकूमत हमारी है और 2/3 मेजॉरिटी की हुकूमत है। तो फिर अगर आप सबको चोर और डाकू और चोर और डाकू और लुटेरे और पता नहीं क्या क्या कहते रहेंगे, मुकद्दस गाय बना दी आपने नैब को। अब नैब एक आम कानून है, आप आइन में तो तरमीम लेने जा रहे हैं और तरमीम भी ऐसी कर रहे हैं ताकि आपके एडवाइजर जिनकी ड्यूल नेशनैलिटी आप उनको सेनेट में ले सकें। आपने 63D में आपने तरमीम प्रपोज कर दी। अब हम पागल हैं, आपको जो है ये अख्तियार दे देंगे कि आप अपने जो एडवाइजर्स हैं जिनकी वफादारियां जो हैं वो अमेरिका में हैं, जिनकी वफादारियां जो है ताज बरतानिया के साथ हैं या जिनकी वफादारी किसी और मुल्क के साथ है, हम उनको भी ये अख्तियार दे दें कि वो आपकी काबीना में और आपकी रियासत के फैसले करें बैठकर। तो ये दोगलापन समझ नहीं आ रहा है, एक बात। दूसरी बात ये है कि क्यों नैब में, जब सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का एक इदारा बन चुका है, जब सुप्रीम कोर्ट ये कह गई है कि लॉपसाइडेड जो है ये अकाउंटेबिलिटी हो रही है, ये हुकूमती जो अराकीन या जो आते हैं, अगर मालम जब्बा है उस पर तो कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, अगर BRT है तो उसमें जो है उसको फारिग कर दिया गया है कि नैब भी उसको नहीं देख सकती है, कोई इदारा नहीं देख सकता है। अगर शुगर माफिया है तो उसकी कमीशन की रिपोर्ट की कोई हैसियत नहीं है। अगर आपने जो है LNG या तेल का या गैस का या बिजली के आपने बिलों को बढ़ा दिया, उसकी भी कोई हैसियत और औकात नहीं है। वो सारी चीजें चलें, वो जायज हो गई, नैब दायरा अख्तियार से निकल गई। तो भाई नैब की अमेंडमेंट्स या नैब के कानून की क्यों ना परख करे पार्लियामान, जो है क्यों ना देखे। कहते हैं जी नैब पे तो बात ही ना करें। ओ भाई, नैब को अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए, अगर आप व्हीलिंग डीलिंग के लिए कर रहे हो, लेकिन जो शेख रशीद साहब कह रहे हैं, लतीफ खोसा साहब, अगर आपने वोट जो शेख रशीद साहब कह रहे हैं, मैंने अगर जी मैं शाइस्ता साहब आ रहा हूं आपकी तरफ, लेकिन खोसा साहब, शेख रशीद साहब बार बार तवातर के साथ मुख्तलिफ इंटरव्यूज में कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी बड़ा अच्छा खेल रही है, आसिफ अली जरदारी ने ताश के पत्ते अपने सीने से लगाए हुए और वो बड़े जबरदस्त चाल चल रहा है, और फिर वो कहते हैं जी जमानत कंफर्म, वहां पे कोई इसके खिलाफ गवाही नहीं देगा आसिफ अली जरदारी के खिलाफ। तो क्या इन बातों में क्या जरा कोई थोड़ा सा बताएं, क्या हकीकत है? आप देखें, गवाह कोई होगा तो देगा ना। अगर आपने बिन गवाही के, बगैर गवाही के आपने जो है रेफरेंस दे देना है तो कौन गवाही देगा। दूसरी बात यह है कि जहां तक जमानत कंफर्म का है, शाम आप बैरिस्टर हो, आप मुझे ये बताएं कि अगर बीमारी की ग्राउंड पर पहले केसेस में बेल हुई है, ऑन द मेडिकल ग्राउंड बेल हुई है, तो आज कोई मेडिकल ग्राउंड्स में कोई नहीं, मैं वो इसीलिए आपसे पूछ रहा हूँ कि प्रोसिक्यूशन में कोई नरमी तो नहीं आ गई थी जरदारी साहब के खिलाफ? जो केसेस थे उसमें प्रोसिक्यूशन की नरम तो नहीं पड़ गई थी? जब बिलावल साहब ने कहा कि तहरीक अदम एतमाद की तरफ हम जाएंगे ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, तो उसके बाद कुछ चीजें बेहतर तो नहीं होगी उनके लिए, जरदारी साहब के लिए कोर्ट केसेस? देखें, जहां तक नो कॉन्फिडेंस का ताल्लुक है, वो भी उस एजेंडे पे मौजूद है। उसके वक्त का तयन करना है और वो PDM करेगी, हम सारी सरबराही कमेटी में। जब हमने ये फैसला, मैं चूंकि CEC का मेंबर हूं, हमने 5-6 घंटे उस पर जो है किया और ये हमारी राय पूछी गई कि क्या इससे सेनेट मौखर हो जाएंगे इलेक्शंस अगर आप जो है बाई इलेक्शंस नहीं करते या इस्तीफे देते हैं। तो हमारी एक्सपर्ट राय, चलिए मुझे एक ब्रेक लेना है, मुझे एक ब्रेक लेना है। शाइस्ता साहिबा, ये शेख रशीद साहब को जो शॉर्ट में सुनवा रहा था, जाते जाते एक दफा दोबारा सुनवा दें प्रोड्यूसर साहब। उसमें ये भी कह रहे हैं कि आज अगर मरियम नवाज साहिबा को बाहर जाने की इजाजत मिल जाए तो PDM खत्म हो जाएगी। इसका जवाब आपसे लेंगे ब्रेक के बाद। ये शॉर्ट दिखा दें सर। फजलुर रहमान साहब किन बच्चों के घेरे में आ गए, अच्छे भले समझदार हो, और मुझे खुशी है, देखो आसिफ जरदारी कितना बड़ा गुरु निकला है। जमानत कंफर्म, जमानत कंफर्म, कहता केस भी कराची में भेज दो, कोई इसके खिलाफ शहादत ही नहीं देगा। आज भी सारी PDM खत्म हो सकती है अगर मरियम बीबी को बाहर जाने की इजाजत दे दी जाए।
वेलकम बैक टू सवाल। शाइस्ता साहिबा, उन्होंने कहा शेख साहब ने कि जी अगर आज मरियम नवाज साहिबा को बाहर जाने की इजाजत दे दें तो पीडीएम खत्म है, कैसे रिस्पॉन्ड करेंगी जी? देखें, सबसे पहले मैं एक दो बातों का पहले जवाब देना चाहूँगी। आपने उनका वो स्लॉट भी सुनाया जिसमें वो कह रहे हैं कि अगर ये आए तो मैं इनके साथ जो कानून को इनको हाथ में नहीं लेने दूंगा। देखें, ये वही साहब है ना, ये वही साहब हैं जिनको न्याजी साहब अपना चपरासी रखने को भी तैयार नहीं थे और तौबा तौबा करते थे। और ये वही साहब हैं जो कंटेनर पे चढ़ के कहते थे घिराओ, जलाओ, पकड़ो, मारो और जाने ना देना, बच ना सके। ये वही साहब है ना। उस वक्त कानून में हाथ लेते हुए इन्हें शर्म नहीं आई। मैं कहूँगी कि मतलब ये बात तो देखा करें कि क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। क्या लोगों को बिल्कुल ही बेवकूफ़ समझा हुआ है? और दूसरी बात, देखें, आपने कहा कि आज जो कश्मीर कॉज पे हो रहा है वो कभी पहले नहीं हुआ था। तो मेरी बात सुने, कभी किसी ने इतनी जुर्रत इंडिया की हुई थी कि वो 370 को रिवोक कर सके? हुई थी जुर्रत ये उनकी? और क्या हमने जो शादियाने बजाए थे और ढोल पीटा था और वज़ीर आज़म साहब को जब वो यूनाइटेड नेशन से वापस आए थे तो इस तरह रिसीव किया था जैसे हमने कश्मीर फतह कर लिया है? क्या आधा घंटा खामोशी इख्तियार करने से धूप में हमने कश्मीर फतह कर लिया? क्या मोमबत्तियाँ जलाने से हमने कश्मीर फतह कर लिया? किन मुमालिक में गए वज़ीर आज़म हमारे कश्मीर की कॉज को लेकर? कहाँ कहाँ उनके फॉरेन मिनिस्टर गए हैं? कहाँ कहाँ उन्होंने अपने नुमाइंदे भेजे हैं कश्मीर के लिए बात करने के लिए? देखें, इस वक्त आज के दिन कम से कम ये बात करके ये बातें ना कहलवाएं, क्योंकि दुख होता है, तकलीफ़ होती है और हम जो दुनिया को एक फेस दिखाना चाहते हैं ये वो शक्ल नहीं है। अब आपने बात की मरियम बीबी की। देखें, उन पे बोगस केसेस बने और हम पूरी जमात मियाँ नवाज शरीफ समीत वक्त ने प्रूफ हो रहा है प्रूफ कि ये बोगस केसेस थे और किस तरह उनको आप लोग मतलब उनको घेरा गया और क्या क्या हुआ है। और ये मरियम बीबी का अपना राइट है, वो फ्यूचर है, वो होप है इस मुल्क की। बिलावल साहब और मरियम नवाज शरीफ इस मुल्क का फ्यूचर हैं और इस मुल्क की उम्मीद हैं। उनके राइट को आप इस तरह सल्ब नहीं कर सकते। उनको जब भी कोर्ट से जिस तरह भी आप नाजायज प्रेशर डाल के जो कुछ मर्जी कर लें, लेकिन ये उनका बेसिक अच्छा, मरियम नवाज साहिबा की ख्वाहिश है बाहर जाने की, इसलिए इनको ये घबराहट और परेशानी हर वक्त क्यों रहती है कि पीडीएम खत्म हो गया, पीडीएम टूट गया, पीडीएम में दरारें पड़ गई, पीडीएम के मेंबर्स इधर उधर हो गए। मेरी बात सुने, ये अपने काम पर ध्यान दें, अपनी गवर्नेंस को इम्प्रूव करें, अपनी डिलीवरेंस करें। ठीक हो गया जी, बिल्कुल सही कह रही हैं कि वो तो अपने काम पे ध्यान देना चाहिए, लेकिन मुझे बताइएगा कि मरियम साहिबा की ख्वाहिश है बाहर जाने की? दवाई को जाना चाहती हैं बाहर, उसके ऊपर ध्यान दें। ये छोड़ दें कि पीडीएम को अपना काम करने दें, ये अपना काम करें, लेकिन काम तो अपना करना नहीं है और शोर सिर्फ ऑपोजिशन के उस पर मचाना है, तो उसका तो मेरे पास कोई जवाब है नहीं। ठीक है, मेरे पास टाइम बड़ा कम रह गया। सदाकत साहब क्विकली रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा। देखिए, मरियम साहिबा डील चाह रही हैं, ये किसको नहीं पता। अगर नहीं चाह रही तो मुझे बताएं कि ये 8 महीने मरियम साहिबा खामोश रही, मियाँ नवाज शरीफ खामोश रहे, ट्विटर बंद रहा, उसके पीछे क्या लॉजिक है? 2018 में इनका ख्याल है कि हमारी फौज ने गलत किया था, 2019 में वो ठीक हो गई थी, इन्होंने उनको एक्सटेंशन दी। 2019 के बाद जब इनको जुबैर साहब को वहाँ से ना हुई एनआरओ की तो इनको सब बुरा लगना शुरू हो गया। तो सबको पता है ये ब्लैकमेलर हैं, इनका कोई मकसद नहीं है। मियाँ साहब यहाँ थे तो उठते नहीं थे, उनकी आवाज़ नहीं आती थी, उनको 121 बीमारियाँ थी, वहाँ जाके वो हट्टे कट्टे फिर रहे हैं, सड़कों पे आइसक्रीमें खा रहे हैं और कॉफ़ीज़ पी रहे हैं और पिज़्ज़ा खा रहे हैं, वहाँ पे इदारों पर तनकीद कर रहे हैं। इन्होंने क्या किया? इन्होंने फ़ौज सबसे पहले अदलिया पे तनकीद की, वो वहाँ से पिटे, फिर फ़ौज पे तनकीद की, उनको धमकियाँ दी, वो पिटे। नैब को कभी धमकियाँ देते हैं। आज ये चलिए जी, बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। वक्त बिल्कुल हो गया। लतीफ़ खोसा साहब, सदाकत अली वाइस साहब और शाइस्ता साहिबा, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। बस जाते जाते पॉलिटिक्स पे तो बात होती रहती है कश्मीर के हवाले से, क्योंकि यौमी यकजहती कश्मीर है तो वो फैज़ साहब के कुछ इशार मुझे याद आ रहे हैं, पढ़ना ज़रूरी है। आज
कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती करने के लिए। उन्होंने कहा था ना, वो निसार में तेरी गलियों पे ए वतन के जहाँ चली है रस्म के कोई न सर उठा के चले, जो कोई चाहने वाला तवाफ को निकले नज़र चुरा के चले, जिस्म जां बचा के चले। तो कश्मीर में ये हो रहा है पिछले 19 महीने से, जो लॉकडाउन किया हुआ है मोदी गवर्नमेंट ने वहाँ पर, और जिस तरह से इंटरनेट बंद है, मोबाइल सिग्नल्स बंद है, जिस तरह से बाहर नहीं निकल सकते, निकलते हैं तो पैलेट गन्स जो हैं वो उनका निशाना बनते हैं, बच्चियों की इज्जतें महफूज नहीं है, और ये सारी चीज़ें वहाँ पे दुरुस्त हैं। और मज़ीद वो एक शेर था फैज़ साहब का कि किसे वकील करें किससे मुनसफ़ी चाहें, तो ये भी वहाँ पे बहुत फिट बैठता है कि किसे वकील करें किससे मुनसफ़ी चाहें। ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इसका तयन करना है और अल्लाह करे कर ले। कल आपसे दोबारा मुलाकात होती है, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।